Hey, my magical student. Now we discuss some important question of psychology. So let's start. First is B.F. Skinner के मुताबिक बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सिर्फ एक थ्योरम ध्यान रखिएगा, किसने ये क्वेश्चन कहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात होगी, B.F. स्किनर के बारे में। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किसने दिया है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में यह जो काम करा है वो पियाजे ने भी करा है। ठीक है, वाइगोस्की ने भी काम करा है, इसी तरीके से वहाँ कॉलबर्ग ने भी कुछ काम किया है उस पर। लेकिन हमें ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है किसके अकॉर्डिंग करना है, स्किनर के अकॉर्डिंग। तो स्किनर के अकॉर्डिंग इसमें से ऑप्शन क्या होगा, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्याकरण में प्रशिक्षण, मतलब अगर हम ग्रामेटिकल ट्रेनिंग देंगे बच्चों को तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा क्या, ऐसा कुछ कहा है क्या आपके अकॉर्डिंग B.F. स्किनर ने? नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन हम इसको कट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, नकल करके उसे सुदृढ़ीकरण करना, मतलब बच्चों का जो है वो बच्चा कॉपी करेगा और कॉपी करके उसको क्या कर लेगा, रेटिलाइजेशन कर लेगा, यानी कि फिक्स कर लेगा। तो ऐसा कुछ कहा है। ठीक है, इसको आप ऑप्शन को अभी हम सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट है जन्मजात अक्षमताएं, यानी कि जन्मजात की जो बच्चा मतलब बढ़ता है जो बच्चा, या फिर जो अकॉर्डिंग टू एज जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आते हैं उस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अंदर ही मतलब बाय बर्थ उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये भी हम ऑप्शन रख लेते हैं कि अभी चलिए कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डी ऑप्शन है मैच्योरिटी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में मैच्योरिटी का कोई रोल प्ले होता है क्या, यानी कि अगर बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी तो लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से होता जाएगा, ऐसा कुछ स्किनर ने कहा है। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने देखिए क्वेश्चन इसको भी आप गलत ही कर लीजिए। स्किनर ने जो कहा था कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, अकॉर्डिंग टू स्किनर, कि बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है। आप जो भी उसके सामने करोगे बच्चा उसको कॉपी करेगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे के सामने आपने जीभ निकाली तो बच्चा भी जीभ निकालेगा। छोटे से बच्चे के सामने आपने कुछ शैतानी वाली हरकतें करी तो बच्चा भी क्या करेगा, उसी चीज़ को कॉपी करेगा। तो स्किनर के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, जैसे आप उसके सामने बोलोगे पापा पापा तो बच्चा भी पापा पापा बोलेगा। बच्चे के सामने बोलोगे मम्मा मम्मा माँ तो बच्चा भी मम्मा बोलेगा। ठीक है, तो कैसे होगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब बच्चा कॉपी करेगा। आया होगा आई थिंक आप लोगों को समझ। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विकृत लिखावट से संबंधित लेखन की कमी किसका एक लक्षण है। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो राइटिंग स्किल जो आपकी होती है उस राइटिंग स्किल में जो गड़बड़ करते हैं हम लोग, जैसे कई बार हम लोग जैसे बी को डी लिख देते हैं, या फिर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पी को 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग 6 और 9 में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की, या फिर सी आपने डी और बी में भी देखा होगा कई बार ना बच्चा कर देता है गड़बड़, कि जैसे हमें डी ऐसे बनाना है लेकिन बच्चा जो है डी कैसे बनाता है, बच्चा जो डी है वो ऐसे बना देता है। तो ये सारी जो गड़बड़ होती हैं ये बच्चा किसके अकॉर्डिंग करता है, कौन सी, देखिए जब राइटिंग की बात आ गई है तो हम लोग एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, राइटिंग का मतलब किससे है, ग्राफिया से, यानी कि ठीक है ग्राफिया से। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हमारा जहाँ भी ग्राफिया आएगा तो वो ग्राफिया क्या हो गया, डिस्ग्राफिया। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि डिस्ग्राफिया होगा या नहीं होगा, चारों को एक बार एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, जितना जल्दी समझेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। आपने देखा होगा जब भी आप लोगों को कुछ भी जोड़ना या घटाना या गुणा या भाग करना पड़ता है तो आप किसका यूज़ करते हो, आप करते हो कैलकुलेटर का यूज़ करते हो। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैलकुलेशन से ही रिलेटेड वर्ड है कैलकुलिया, नज़र आ रहा है आपको, कैलकुलिया। ठीक है, डिस का मतलब ये समझ लीजिएगा, कहीं भी चाहिए, इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में डिस आपके सामने है ही। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी कमी, यानी कि किसी भी तरह का लैक ऑफ। ठीक है, जब कहीं भी लैक ऑफ की बात होगी यानी कि डिस की बात होगी तो उसका मतलब किसी भी तरह की हम कमी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन से ही हमारा वर्ड हो जाता है कैलकुलिया। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से जब भी राइटिंग की कोई बात होगी यानी कि लिखावट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे या उसको किस तरीके से हम लोग सिंबल देंगे, वो देंगे हम ग्राफिया से। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखिएगा
डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया के अंदर देखिएगा क्या होता है। डिस्प्रैक्सिया भी एक तरीके से आपका जो बोलने में दिक्कत होता है या फिर सुनने में दिक्कत होता है, उन दोनों को मिक्सचर हो जाता है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। इसी तरीके से डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, हम प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। जैसे बच्चा अटकता है, शब्दों को लेकर गड़बड़ कर देता है, जैसे हम से को वॉस पढ़ देता है। देखा होगा आपने, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया कि एक बच्चा बार बार से को क्या पढ़ता है, वॉस पढ़ता है। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रॉब्लम होगी बच्चे के तो अंदर। तो ये चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, एक तरीके से डिसलेक्सिया के अंदर। ओके, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आंसर समझ में आया, डिसग्राफिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कभी भी छात्रों को एक समूह में चर्चा करने के लिए दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र क्या होता है। यानी कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है, वो बात कर रहा है ग्रुप डिस्कशन की, ठीक है। यानी कि हमने एक स्टूडेंट का ग्रुप लिया और उसको हमने डिस्कशन के लिए छोड़ दिया, ठीक है। जब कभी भी छात्रों को एक समूह में, एक ग्रुप में चर्चा करने के लिए दिया जाता है तो उनको सीखने का जो वक्र होता है, यानी कि उनके जो सीखने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात रहता है। तो आप बताइएगा ज़रा इसमें से, ठीक है। देखिए पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। स्थिर रहता है, जब क्वेश्चन को समझिए दोबारा से, जब कभी भी छात्रों को एक समूह में चर्चा करने के लिए दिया जाता है तो उनके सीखने का जो वक्र है, ठीक है, वो कैसा रहता है। तो देखिएगा पहला है कि स्थिर रहता है। वक्र समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा है, वक्र इसकी बात कर रहा है वो। तो वक्र स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। यहाँ समान रहता है, समान मतलब इक्वल, इस तरीके से रहता है, या अवतरण रहता है, डिसलाइन रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि जो वक्र है वो इस तरीके से रहता है, डिसलाइन रहता है, या फिर ऐसे रहता है, या फिर ऐसे रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर बेहतर होता है। अब आपके अकॉर्डिंग बताइए इसमें से क्या होगा। देखिए जब भी हम किसी एक ग्रुप में डिस्कशन होता है तो बच्चा को नॉलेज तो मिलेगी ना। जब बच्चा ग्रुप में कोई बात करेगा तो मान लीजिए बच्चे को एक नॉलेज दी छोटी सी, अब जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी। तो ये स्थिरता बताता है, स्टेबल, ठीक है। यानी कि फिक्स होती जाती है बच्चे की नॉलेज। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके एक सेकेंड बच्चा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लर्निंग से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सीखना, ठीक है। तो सीखना यानी कि लर्निंग, जब वो लर्निंग की बात कर रहे हैं तो लर्निंग क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग संवेगों से क्षीण संबंध रखती है। यानी कि जो लर्निंग है वो इमोशन से छोटा सा कोई संबंध रखती है, छोटा मोटा, ठीक है। ऐसा कहीं हम लर्निंग में पढ़ते हैं किसी प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है सीखने, तो इस क्वेश्चन को तो काट ही दो, इस ऑप्शन को तो, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ते ही नहीं हम लोग। दूसरा लर्निंग में आप ये देखिए हम पढ़ते क्या हैं, टॉपिक में जो आप चीज़ों ने उन्हें पढ़ा है वही क्वेश्चन के आंसर है। क्वेश्चन का आंसर या क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से घुमा के देखें, आप उसको टॉपिक से रिलेट करके देखना। आपने टॉपिक से रिलेट कर लिया, आप लोगों के तो बस वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे झूम के आपके पास आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और फिर उसके बाद वही चीज़ कि यस मेरा 1 नंबर पक्का, सिलेक्शन तो मेरे हाथों में है, ठीक है। चलिए तो सीखने वालों के संवेग से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। यानी कि जो लर्निंग है वो इमोशन का उससे कोई रोल प्ले नहीं होता। यार मैं क्लास में मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो क्या मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, क्या नहीं पढ़ा सकती ना। उसी तरीके से अगर तुम घर से झगड़ा कर आए हो या तुम्हारे रास्ते में किसी से बहस हो गई है, तुम परेशान हो किसी भी तरीके से, तो तुम जो है क्लास में पूरा ध्यान लगा के कुछ सीख पाओगे। कहीं भी मैं कुछ भी बोलती रहूँ तुम्हें कुछ समझ में आएगा, नहीं आ सकता ना समझ। क्यों नहीं आएगा तुम लोगों को समझ, क्योंकि यार उस वक्त तुम वहाँ पर हो ही नहीं, कि इमोशनली तुम डिस्टर्ब हो तो तुम लर्निंग कैसे करोगे। जब तुम इमोशनली एक तरीके से कंट्रोल में हो तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस ऑप्शन को भी हम लोग काट देते हैं। आगे चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। बिल्कुल यार, मैं खुश हूँ तो तभी तो मैं कुछ सीखने के बारे में सोचूंगी, अगर मैं दुखी हूँ तो मैं कैसे सीखूंगी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तब भी मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगी, तब मैं क्या करूँगी, इंजॉयमेंट, चलो मैम पार्टी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कर पाएंगे ना, यही तो करेंगे। ऐसे ही जब रोएंगे तो भाई हम ओ माय गॉड सारे पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट गए यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो यही तो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग परेशान हैं तब भी हम लोग नहीं सीख पाएंगे। देखिए मेरा बेटा भी हंस रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर मैं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे सकती, और आप लोग कहीं डिस्टर्ब हो तो आप अपना बेस्ट मुझसे नहीं ले पाओगे। तो ऑप्शन समझ में आ गया। दूसरा ऑप्शन
क्वेश्चन की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर हमारा बिल्कुल हो गया, बिल्कुल राइट करो और चकदे पट्टे क्वेश्चन को समझ में आ गया है और हम हमारा सिलेक्शन पक्का है। हाँ, ऐसा होता है क्या? एक क्वेश्चन को समझने से हो जाता है? ऐसे नहीं होता ना। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर समझते हैं फिर। नॉलेज तो धीरे धीरे करके ली जाती है। अब एक साथ तो हम लोग कोई भी महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते यार। धीरे 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 नॉलेज लोगे तभी तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। अब क्या करते हो आप लोग? आप धीरे धीरे वो प्रोसेस ही नहीं रखते हो अपने लिए। आप सोचते हो एक साथ सारा कुछ हो जाए। तो बच्चा अगर एक साथ सारा कुछ हो जाता तो फिर ज़रूरत ही क्या थी आपको मुझसे पढ़ने की और मुझे आपको पढ़ाने की? एक बुक उठाते, पूरा पढ़ लेते और ख़त्म हो जाता। सिलेक्शन आपका होता, जॉब आपकी होती, सैलरी आप उठा रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए तो कहती हूँ चैनल को शेयर करो। जितना शेयर करोगे, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे उतना मैं भी वीडियो बनाऊंगी। जब व्यूज़ नहीं बढ़ते यार किसी टॉपिक पर तो यार सच्ची मेरा मन भी नहीं करता पढ़ाने का। और तुम सच में चाहते हो ना कि मैं पढ़ाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले। खुद ही नहीं करते हो दूसरे को तो क्या कहोगे तुम लोग। और सेकेंडली उसके बाद शेयर करो। लाइक तो तुमसे बनता ही नहीं है, लाइक तो तुम करोगे नहीं, तुम तो बहुत कंजूस हो। तुम्हें वीडियो समझ में नहीं आते। अच्छा अगर तुम्हें समझ में भी नहीं आता तो यार डिसलाइक करो, कुछ तो करो, कम से कम थोड़ी तो मेहनत कर दिया करो। ठीक है, चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चों में सीखी गई निसहायता, ठीक है, का कारण है। यानी कि लर्न हेल्पनेस, जो हम लोग लर्निंग करते हैं उसमें जो हमारी हेल्पनेस होती है यानी कि हम लोग नहीं सीख पाते तो उसका जो कारण है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं या नीचे से चलते हैं इस बार। ठीक है, डी ऑप्शन से देखते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेना हेतु नैतिक, ठीक है, नैतिक निर्णय। तो अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने का कोई नैतिक निर्णय इस तरीके से होता है। ये मतलब हो सकता है कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी हो किसी तरीके से, ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम लोग नहीं ना। ठीक है, तो उसको हम लोग कट कर देते हैं। नेक्स्ट है अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल ना बना पाना। ये हमारी मतलब ये चीज़ हम लोगों को सीखने में कहीं रोकती है? नहीं, ये सीखने में नहीं रोकती है हम लोगों को कि हम लोग अपने अभिभावकों को जो भी वो हमसे चाहते हैं हम उसके बराबर नहीं कर पाते तो इसलिए हम सीखेंगे नहीं। ये नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ते हैं हम लोग। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, क्या ऐसा होता है कि जितने भी हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं उनके प्रति हम लोग थोड़े से बिल्कुल सीरियस या फिर बिल्कुल जटिल प्रक्रिया पे चलते हैं तो हम लोग सीखेंगे ही नहीं? ऐसा भी नहीं डिसीजन कोई होता। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने लर्निंग में कि लर्निंग डिसेबिलिटी इस तरीके से होती है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा पैडागॉजी टाइप क्वेश्चन है मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि लर्निंग जब हम लोग करते हैं, ठीक है, जो भी बच्चों में सीखी गई निसहायता है यानी कि लर्निंग हेल्पनेस है, यानी कि बच्चों ने सीखा और सीखने के बाद बच्चों को नहीं लगा नहीं, जैसे तुम लोग करते हो किसको लेकर, मैथ को लेकर। ठीक है, तो मैथ्स को लेकर क्या होता है यार, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, यही तो होता है। कुछ बच्चे इंग्लिश को लेकर इसी तरीके से करते हैं, करते हो ना, करते कि नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आप लोगों की, कि एक तरीके से क्या है कि यार मुझसे नहीं होगा यार, यार मैं नहीं कर पाऊँगा यार। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं कर पाओगे? जब और सब कर लेते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? करो तो सही यार, तुम करते ही नहीं हो। दिक्कत प्रॉब्लम क्या है कि तुम कर ही नहीं रहे हो। जब करोगे तभी तो हो पाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, तुम ही लोग क्लिक करो, मैं नहीं करने वाली। चलो फटाफट। ओके, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकती, यानी कि अपने बारे में एक धारणा बना लेना कि हमसे ना हो पाएगा यार, तुमसे ना हो पाएगा तो फिर किसी से भी ना हो पाएगा, तुमसे तो हो जाएगा। बस फर्क क्या है, तुम लोग करो तो सही। चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रही। ठीक है, आपके पेपर के क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा जो आंशिक पारलिटी रूप से देख सकता है। यानी कि अगर हम लोग एक बच्चे की बात करें, एक छोटा सा बच्चा है और वो है आंशिक रूप से, ठीक है, पार्शली रूप से देख सकता है, पूरी तरीके से नहीं देख सकता, तो हम उस बच्चे को क्या कहेंगे? जरा देखते हैं कुछ ऑप्शन के ऊपर। ये देखिए पहला ऑप्शन, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। यहाँ पे जो मेन बात कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे के मोटा मोटा सा चश्मा लग रहा होता है, या फिर जैसे यार वो जॉली एलएलबी वाला नहीं था जो जज, देखा होगा आपने, वो चश्मा उतार के बिल्कुल घुस के पेपर में पढ़ता था। लाइक इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, बहुत पास से देख बच्चों को नज़र आता है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा डिस्टेंस पे बैठाना पड़ता है तो उनको दूर से नज़र आता है, चश्मा बहुत मोटा लगा होता है, लेंस प्रॉब्लम होती है कुछ। तो ऐसे बच्चों को कि आप एजुकेशन नहीं दोगे, कहीं भी हमारी एजुकेशन में ये है कि ऐसे
ऐसे बच्चों को कोई भी तरह की जो डिसेबिलिटी उसको एजुकेशन ना दी जाए? नहीं है तो काट दो भैया, बड़ा सा कांटा मारो इसमें सबसे पहले, ठीक है। ऐसा तो मतलब ही नहीं है कि हम बच्चों को शिक्षा ना दें, बच्चे के अंदर कोई भी कमी हो। नेक्स्ट है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। भाई हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमें बार बार एक चीज़ सिखा रही है, हमारी RTE जो हमें एक चीज़ सिखा रही है, हमारा NCF 2005 हमें एक ही चीज़ सिखाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी यही सिखाया हमें कि हमें कुछ विशेष व्यवस्था नहीं करनी बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको एक ही स्कूल में, ठीक है, देखिए ज़रा, एक ही स्कूल में सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जो उससे आर्थिक रूप से कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, यानी कि फाइनेंशियली उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, उनका जो है इमोशनली कोई भी बैकग्राउंड हो, उनका जो पॉलिटिकल कोई भी बैकग्राउंड हो, और उनका एक तरीके से अगर हम लोग बात, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी तरह का कोई भी बच्चा हो, किसी भी डिसेबिलिटी का हो, कोई भी स्पेशल बच्चा हो, सबको एक ही साथ बैठ के हमें पढ़ाना है। तो ये ऑप्शन भी एक तरीके से गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे चलें क्या? चलिए, तो आप लोग भी चलिए। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यानी कि विशेष प्रावधान का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, उसके लिए स्पेशल, यानी कि अगर बच्चे के पास चश्मा नहीं है, चश्मे की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए चश्मा बनवाइए, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उसको सबसे आगे बैठाइए, उससे भी ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपना जब आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो तो उस पर बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों से लिखे, ताकि बच्चे को सब कुछ नज़र आ जाए। इसी तरीके से नियमित विद्यालय में रखेंगे आप उसको, यानी कि रेगुलर बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, और लेकिन कैसे पढ़ाएंगे? विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान समझ के ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज़, अच्छे तरीके से सुंदर शब्द बड़े बड़े, या फिर उसके लिए चश्मा, या फिर उसे आगे बैठाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन क्या हो गया इसका? C, ठीक है। नेक्स्ट चलें क्या? चलिए, तो भाई देर किस बात की, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? इनमें से आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता, सिर्फ एक ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, लर्निंग डिसेबिलिटी, बच्चे का कौन से बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो हम लोग ये पहचान कर पाते हैं कि बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है। पहला ऑप्शन देखिएगा, अपमानजनक व्यवहार। तो बच्चा जब अपमानजनक व्यवहार करता है तो क्या बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो चीज़? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? यानी कि हम लोगों को बताना है कि लर्निंग डिसेबिलिटी कौन से बिहेवियर से, इसमें से जो भी आगे लाइनें लिखी होंगी इनमें से कौन सी हमें ये पता चलता है कि जिसकी वजह से बच्चे के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अपमानजनक व्यवहार। अगर बच्चे के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है तो वो कहीं से भी लर्निंग डिसेबिलिटी है? नहीं हो सकती, ठीक है, काट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बी ऑप्शन। बी को डी, वॉस को से अभी हम लोगों ने बात करी थी, देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपको, ठीक है। वॉस को से या 21 को 12 लिखता है, तो इस तरह ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर? बताओ। इससे पता चल रहा है बच्चे के बिहेवियर में, बिहेवियर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन लगा देते हैं, अभी सर्कल बना देते हैं, आगे डिस्कस करते हैं आप लोग से। कम अवधान विस्तार, लो अटेंशन स्पैन, बताइए। और उच्च शारीरिक गतिविधि, किसी भी तरीके से पता चल रहा है उच्च शारीरिक गतिविधि मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और कम अवधान विस्तार, लो अटेंशन स्पैन है, कहीं से ऐसा हो सकता है, ठीक है। बिहेवियर का बताना है, बच्चे के फिजिकल बॉडी का नहीं बताना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मनोभाव, यानी कि मूड स्विंग का जल्दी जल्दी बदलना, ठीक है। जैसे मेरे साथ हो जाता है यार, कभी कभी 2 मिनट में गुस्सा हो जाओ, 2 मिनट में नॉर्मल हो जाओ, तो इस तरीके से हम लोग एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी का अंदर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर मान लीजिए टीचर ने जरा सा डांट दिया और बच्चा का मूड ख़राब हो गया, फिर तो भाई मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, तो उखाड़ ले टीचर, मेरा जो कोच उखाड़ेगा। अगर बच्चा ऐसा सोचेगा तो फिर क्या होगा? बच्चा सीख पाएगा नहीं ना। अगर बच्चे का मूड हो रहा है, 2 मिनट में बच्चा बहुत ज़्यादा से हंस रहा है, 2 मिनट में बच्चा रोने लग जा रहा है, 2 मिनट में बच्चा चुप हो जाता है, 2 मिनट में बच्चा बात करना शुरू कर देता है, तो ये बता रहा है हमें, ऐसा जो बिहेवियर है ये हमें बता रहा है बच्चे के अंदर कि लर्निंग डिसेबिलिटी है। बाकी की जो चीज़ें हैं, देखिए आपको लग रहा होगा ये भी सही है, बाकी की जो चीज़ें आप ये वाली देखिए, ये फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। किसको दिखा रहा है? फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखा रहा है। बी को डी, वॉस्को से ये क्या दिखा रहा है? ये भी फिजिकल डिसेबिलिटी को दिखा रहा है, क्योंकि बच्चे को डिसलेक्सिया वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम है। और इसी तरीके से अपमानजनक बिहेवियर जो है ये एक डिसेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी योग्यता की पहचान नहीं होती इससे हमें, ठीक है। चलें तो भाई आगे, आई होप समझ में आ गया होगा। चलें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए,
देर किस बात की? क्वेश्चन आपके, आंसर मेरा, ठीक है, और समझ हम दोनों की। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, यानी कि जब भी हम बच्चे को पनिश करते हैं, किसी भी तरीके से बच्चे को पनिश करें, चाहे हम वर्बल तरीके से करें या नॉन वर्बल से करें, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो रिजल्ट देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। बताइए कहीं से है ऑप्शन का कुछ ओर छोर इससे जो क्वेश्चन है, और इस ऑप्शन का कहीं से कोई ओर छोर मिल रहा है? नहीं, तो आंसर कट हो जाएगा। ठीक है, तो चले आगे। ओके, तो इसको तो हमने काट दिया। नेक्स्ट है बच्चों के अंकों में सुधार करना। बताइए, बच्चों को वर्बल या नॉन वर्बल हम लोग जो पनिश करेंगे उसमें बच्चों का अंक का कहीं भी कुछ लॉजिक बन रहा है? सिंपल है, काट दो यार, सिंपल है, इसमें क्या ज़्यादा सोचना। तुम्हारा क्वेश्चन है, काटो ना, काटते क्यों नहीं हो? चलो नेक्स्ट है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, यानी कि खुद के प्रति बच्चे की है। यानी कि जब भी हम बच्चे को किसी भी तरह का, जब हम बच्चे को बोले यार तू तो बहुत दुष्ट है, चल तुझे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, या फिर हम बच्चे के एक जोर से गाल पे चाटा मार दे, तो ये दोनों ही चीज़ों से बच्चों के अंदर क्या होगा? स्वयं के प्रति जो उनकी अवधारणा, यानी कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो अवधारणा क्या है? ख़त्म हो जाएगी। बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। बच्चा क्या सोचेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आगे चलने की ज़रूरत है? हाँ, चलिए आगे नहीं चलते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए, मतलब जितना भी तुमने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है उनको इस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके, यानी कि लर्निंग को एक तरीके से प्रूफफुल बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, यानी कि इनमें से कौन सा बच्चों के लिए एक तरीके से कंफर्ट जोन नहीं देता है? पहला देखिएगा, ऊपर से चलते हैं, विषय वस्तु को सार्थक बनाना। ये कहीं से भी बच्चों को एक तरीके से कंफर्ट जोन देगा? थोड़ा थोड़ा देगा, ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, चलिए, नहीं बना, अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, तो ये बनाएगा या नहीं बनाएगा? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बनाएगा ना। विषय वस्तु को अगर हम सार्थक बनाएंगे तो बिल्कुल बनाएगा। थोड़ा थोड़ा। और प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, यानी कि जब हम बच्चे के साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो बच्चों को लर्निंग होगी या नहीं होगी, इसको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं मिलेगा? ओके, तो चलो ये भी ठीक है। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, मतलब जो बच्चे के सामने एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देंगे या सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस, टॉपिक की परफॉर्मेंस बार बार बच्चे के सामने आएगी, तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा या नहीं आएगा यार? आएगा ना, बिल्कुल आएगा यार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विषय वस्तु की केवल याद करने की अनुभूति, यानी कि जब हम रेक्टिफिकेशन करेंगे तब बच्चे के अंदर कोई एक्सपीरियंस आएगा? नहीं आएगा ना। हमें सिर्फ, क्योंकि लर्निंग में तो हम लोग ने यही सीखा है, एनसीएफ हमें यही बोल रहा है, आरटीई हमें बोल रही है कि भाई रेक्टिफिकेशन नहीं करवाना, बच्चों को क्या करना है? बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो उनके लिए वाद विवाद करवाना भी सही रहेगा, ठीक है, प्रस्तुतिकरण उनका भी सही रहेगा, और विषय वस्तु को सार्थक बनाना भी सही रहेगा। तो ऑप्शन आपके सामने हो गया। ऑप्शन बाकी सारे काट दो, सी को देख लो और आगे चल लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को, ठीक है, अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है भाई, तभी तो बच्चा करेगा। सुंदर सा क्लासरूम होगा, आप देख रहे हो ना कितना गवर्नमेंट स्कूल में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितने कलरफुल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार का एक अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो अगर हम लोग एक अच्छी सी क्लासरूम बनाना चाह रहे हैं तो उनमें से ये सारे ऑप्शनों में से कौन सा सही नहीं है, उसके लिए ये बताना है। तो पहले ऑप्शन पे चलते हैं, अधिगम के अनुसार कार्य करना, सॉरी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ओके, अधिगम ही अधिगम नजर आ रहा है, पूरा टॉपिक अधिगम पे चला गया ना तो मेरी भी आंखें खराब होंगी, मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा। पहन रखा है वैसे मैंने, ठीक है। ओके, नंबर बढ़ गया लगता है लेकिन मुझे। ओके, आप लोगों से मिली हुई ना काफ़ी टाइम से, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नंबर बढ़ गया है। तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी से मैं मिलूँ, फेस टू फेस आपको पढ़ाऊँ, तो यार फटाफट से इसको शेयर कर दो, व्यूज़ को बढ़ाओ, लोगों तक पहुँचाओ। जितने लोग ज़्यादा जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी मैं तुम्हारे सामने आके पढ़ा सकूँगी। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, सच्ची वाला यार, बिल्कुल अंदर से वाला मन कर रहा है कि तुम लोग इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खुद भी और औरों से भी करवाओ, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक दिया करो यार, व्यूज़ बढ़वाओ थोड़े से।
ओके। आगे है अध्यापक के अनुसार कार्य करना। तो अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग ही कार्य करते रहोगे तो तुम कुछ सीखोगे यहाँ क्लासरूम में, मज़ा सा आएगा या नहीं आएगा ना। जब तक तुम्हारा भी कंफर्ट जोन नहीं है, मेरा भी कंफर्ट जोन नहीं है, तो तब तक तो मज़ा आने वाला नहीं है ना। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है बच्चों को स्वीकार करना। बताओ कहीं से है, क्वेश्चन समझो दोबारा से। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार एक अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताओ, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापकों को सकारात्मक रुख, या बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति होगी या नहीं होगी, बोलो। या फिर अध्यापकों का सकारात्मक रुख, ये होगा या नहीं होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसको मैं तुम्हें समझाऊंगी भी नहीं। इसका जो जवाब है तुम लोग मुझे दोगे, और जैसे भी तुम लोग जवाब जब तक मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं दोगे तब तक मैं इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इसका जवाब जो देंगे मेरे बच्चे देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते दोस्तों, थोड़ा सा करो, ठीक है। कम से कम जवाब दोगे तो थोड़ी तो मेहनत करोगे, ठीक है। फटाफट से मेहनत करो, फटाफट से चैनल को शेयर करो, फटाफट से वीडियो को देखते देखते शेयर कर दो 5-10 लोगों को तो, और व्यूज़ बढ़ाओ। आंसर भी आता है और मैं भी तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आके पढ़ाती हूँ।